Hello everyone, welcome again. This is set number 7 of जियोमॉर्फोलॉजी। देखिए हमने ज्योग्राफी MCQs सीरीज स्टार्ट की थी। पहला टॉपिक हमने जियोमॉर्फोलॉजी ही उठाया है। क्रम अनुसार हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो सेट 1 से लेकर सेट 6 हमने करा दिया है। आपने अगर नहीं देखी है वो क्लास तो देख सकते हैं। आज हम सेट 7 कराएंगे। इसमें टॉपिक रहेगा आइसोस्टेसी प्लस अर्थ मूवमेंट। ठीक है, इनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। आप एक बार पूरा वीडियो को देखें और देखें कि ऐसे क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे या नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपके काम आए। जो भी एग्ज़ाम है, चाहे UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB PGT, UPPSC GDC या UPPGT ETC, कोई भी एग्ज़ाम हो, NVS KVS EMRS, तो यहाँ पर आपके लिए फ़ायदे वाले होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड टू आइसोस्टेसी। इनमें से कौन सी थ्योरी आइसोस्टेसी से संबंधित नहीं है। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था एरी और प्रैट। देखिए एरी और प्रैट की थ्योरी को हर कोई बता देगा जिसने बेसिक मतलब थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ी है, लेकिन आपसे थोड़ा बियॉन्ड पूछेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, मास्टर्स आपने की अच्छे से की हो, उस तरह से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आइसोस्टेसी से रिलेटेड थ्योरी हम आपको यहाँ बता देते हैं। थ्योरी ऑफ एरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राट, इसके बाद थ्योरी जो कॉन्सेप्ट दिया वो दिया डट्टन ने, डट्टन्स कॉन्सेप्ट। देन इसके बाद हैफर्ड एंड बोवी आए, ठीक है, हैफर्ड एंड बोवी, इन्होंने एक साथ कॉन्सेप्ट दिया था। देन इसके साथ आपके जोली आए, जोली के बाद हैस्किंसन आए, ठीक है, हैस्किंसन, और लास्ट में फिर दी किसने, आर्थर होम्स ने। तो इन लोगों ने थ्योरीज दी हैं किससे रिलेटेड, आइसोस्टेसी से। ईयर भी याद रखना, एरी ने 1854 में, प्राट ने 1859 में, डट्टन से पूछा जाता है 1889, हैफर्ड एंड बोवी 1923, जोली से रिलेटेड जो थ्योरी थी 1925, कहीं कहीं इसको अलग डेट बदल कर दे दिया जाता है, हैकिंसन 1933। तो क्रमानुसार भी आप याद रखना, ठीक है। आर्थर होम्स ने लास्ट में दी 1978 में, ठीक है, 1978 में याद रखना है। फिर से रिवाइज करा रहे हैं, क्यों रिवाइज करा रहे हैं आप भूल ना जाओ, ठीक है। एरी 1854, प्राट 1859, डट्टन 1889, हैफर्ड एंड बोवी 1923, जोली 1925, हैकिंसन 1933, आर्थर होम्स 1978। तो थ्योरी ऑफ हैकिंसन है, बिल्कुल है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मैकेंजी एंड पार्कर नहीं दी, आइसोस्टेसी से रिलेटेड नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड इन्होंने मैकेंजी और पार्कर ने बातें बोली थी। हैफर्ड एंड बोवी है, आर्थर होम्स है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ भी ध्यान रखना है आपको, करेक्ट या इनकरेक्ट। थ्योरी ऑफ एरी जैसा कि हमने बताया 1854 बिल्कुल सही, प्राट 1859, डट्टन का कॉन्सेप्ट 1889, हैफर्ड एंड बोवी 1823 नहीं 1923 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। यहाँ भी इनकरेक्ट पूछा है। तो देखिए जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, हमने इस तरह से बनाए हैं। अब अगर आप इनको देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को, देखिए कितना हमने सिस्टमेटिक वे में लगाया है कि एरी, प्राट, डट्टन, हैफर्ड एंड बोवी, जोली, वैनिंग मशीन्स, रीजनल मॉडल, हैकिंसन, होम्स। तो सारे हमने यहाँ लगा दिया 8 की 8 जो भी थ्योरी हैं,
ठीक है, ये भी कहीं कहीं पर पढ़ाई जाती है, तो इसलिए हमने ये भी ऐड कर दी। तो इनका ईयर भी दे दिए, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएं। ठीक है, तो जॉली, थ्योरी ऑफ जॉली, जैसा कि हमने बताया 1925, वैनिंग मैनेज्ड रीजनल मॉडल 1931, बिल्कुल सत्य है। हैकिंसन 1933, बिल्कुल सही बात है। जो आर्थर होम्स थे, हमने ऊपर बताया कब, 1978 में, 1942 नहीं 1978 में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 1923 होना चाहिए था, यहाँ 1978 होना चाहिए था। तो आठों की आठों थ्योरी ऐसा का ऐसा रखी आ सकती हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकती हैं, स्टेटमेंट से आ सकती हैं, डायरेक्ट आ सकती हैं, लेकिन आपको बस दिमाग में बसी होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू हैफर्ड एंड बोवी, द डेप्थ ऑफ कंपनसेशन वॉज टेकन टू बी। लास्ट सेट में, सेट नंबर 6 में हमने जॉली का बताया था कि जॉली ने जोन ऑफ कंपनसेशन कितना बोला था, 16 किलोमीटर बोला था। तो ध्यान में है ना आपके लास्ट क्लास, तो जॉली ने 16 किलोमीटर बोला, हैफर्ड एंड बोवी ने डेप्थ ऑफ कंपनसेशन कितना बोला है, उन्होंने लिया कितना, 100 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है, हैफर्ड एंड बोवी से पूछ सकते हैं, जॉली से पूछ सकते हैं, आगे प्रैट से पूछेंगे, प्रैट ने कि डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी कितनी ली, 2.7 ली थी एवरेज डेंसिटी। इस तरह से जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं हमने सारी यहाँ पर निकाल कर निचोड़ दिया है, प्लस थ्योरी से रिलेटेड स्टेटमेंट भी हमने यहाँ लिखे हैं, जिससे कि आपको आइसोस्टेसी में कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश ऑल द माउंटेन्स हैड द एवरेज डेंसिटी ऑफ 2.75, जैसा कि हमने अभी ऊपर ही बताया है, देखिए यहाँ पर ही बताया है कि प्रैट ने एवरेज डेंसिटी कितनी बताई सभी माउंटेन्स की, 2.7। तो किसने दिया ये कॉन्सेप्ट, प्रैट ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग, देखिए 6 और 7 बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इनको, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। तो 6th में बोला है, अकॉर्डिंग टू एरी द रेशियो ऑफ फ्री बोर्ड टू ड्रॉट इज। एरी ने क्या बोला था, देखिए ध्यान से सुनना। एरी ने बोला कि कोई भी लैंड फॉर्म है, ठीक है, कोई भी लैंड फॉर्म है, उसका अगर एक हिस्सा ऊपर की तरफ है तो उसका 9 पार्ट नीचे की तरफ होगा। समझ आया? मान लीजिए एक रेशियो अगर ऊपर है, ठीक है, एक पार्ट ऊपर है तो 9 पार्ट नीचे होगा, इस तरह से। ठीक है, ये है तो इसका 9 पार्ट नीचे होगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, एरी के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने फ्री बोर्ड टू ड्रॉट रेशियो यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो कितना बोला गया एरी के द्वारा, 1:9। ठीक है, इन्होंने बोट का एग्जाम्पल दिया, मरकरी का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए थे कि एक वेसल पानी से भरा हुआ है, ठीक है, उसमें वुड के कुछ पीसेस डाले, वुड के पीसेस डाले तो कुछ हिस्सा ऊपर रहेगा और बाकी पानी के अंदर रहेगा। मीन्स उन्होंने बोला कि एक हिस्सा ऊपर 9 हिस्सा नीचे, इसीलिए 1:9 बोला। ठीक है, वुडन का एग्जाम्पल दिया, मरकरी का एग्जाम्पल दिया कि मरकरी के पारे में नेल्स डाली। ठीक है, बोट का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने 3-4 एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ें बताई थी, किसने, एरी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है जॉली के अकॉर्डिंग द रेशियो फ्री बोर्ड टू ड्रॉट। इनका थोड़ा काम सुधारने के लिए एरी का, तो जॉली ने अलग ही बोला। जॉली ने कितना बोला, 1:8। चीज़ें वही बोली लेकिन रेशियो थोड़ा अलग कर दिया इन्होंने, 1:8। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, जॉली के अकॉर्डिंग 1:8 एंड
एरी के अकॉर्डिंग 1:9। ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है। अब ध्यान से देखना, एरी और यहाँ पर स्टेटमेंट पोस्टुलेशन है, इधर जियोलॉजी ज्योग्राफर या साइंटिस्ट है। एरी ने क्या बोला था, यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ, बिल्कुल सत्य है। सेट 6 में हमने ये चीज़ें बताई हैं। देन प्रैट ने क्या है, यूनिफॉर्म डेप्थ बोला है लेकिन डेंसिटी को वेरी बताया है। ठीक है, इन्होंने डेप्थ को वेरी बताया था, इन्होंने डेंसिटी को वेरी बताया है। हैफर्ड एंड बोवी ने बोला है द डेप्थ ऑफ कंपनसेशन वॉज टेकन टू बी नियरली 100 किलोमीटर, बिल्कुल सत्य है। 100 बोला, जोली ने 16 बोला था। जोली प्रेजेंटेड हिज थ्योरी इन 1825, ये गलत हो जाएगा। 1925 में जोली ने अपनी थ्योरी दी थी, तो करेक्ट आंसर यही हो जाए क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द वेरिंग वॉल्यूम ऑफ मैटर इन द सेवरल कॉलम इज कंपनसेटेड बाय देयर डेंसिटी। अब देखिए, पूरा याद रख लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी आए तो एक लाइन याद रखना आप, क्या वेरिंग वॉल्यूम की बात किसने की थी, डेप्थ की, डेंसिटी की सब ने की है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम की बात आ गई है। ठीक है, वेरिंग वॉल्यूम ऑफ मैटर इन द सेवरल कॉलम इज कंपनसेटेड बाय देयर डेंसिटी। तो किसने यहाँ पर वॉल्यूम की बातें की है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सिंपली दिया गया है हैफर्ड एंड बोवी के द्वारा, जिन्होंने अपनी थ्योरी कब दी, ये डेट याद रखना है। हैफर्ड एंड बोवी की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1923 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने बात की किसकी, देखिए इनका जो कॉन्सेप्ट था रिलेटेड था, सिमिलर था प्रैट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इन्होंने वेरिंग वॉल्यूम ऑफ मैटर इन द सेवरल कॉलम इज कंपनसेटेड बाय देयर डेंसिटी ये बोला, और डेप्थ ऑफ कंपनसेशन इन्होंने कितना लिया, 100 किलोमीटर लिया। ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से थोड़ा आर्ट्स मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन द कोस्टल रीजन इनसाइड सी देन द प्रोसेस इज नोन एज। सबसे पहले आपको देखिए ये चीज़ें पता हैं या नहीं पता है, पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज सीख लीजिए। अगर आपसे मैं पूछूं मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड अर्थ मूवमेंट में क्या अंतर है, तो आपको तो बिल्कुल ये ऐसा लग रहा होगा कि सिमिलर ही चीज़ है, क्या पूछ लिया। ठीक है, देखिए मूवमेंट ऑफ अर्थ जो है, मूवमेंट ऑफ अर्थ में हम क्या पढ़ते हैं कि अर्थ एक एंटिटी है पूरी। ठीक है, अर्थ एक एंटिटी है और पूरी अर्थ का ही मूवमेंट होता है। ठीक है, किसी पार्ट का नहीं होता, पूरी अर्थ का मूवमेंट होता है। जैसे रोटेशन हम पढ़ते हैं या रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो इसमें रोटेशन में ऐसा तो है नहीं कि एक पार्ट ही मूव किया दूसरा नहीं किया, या रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं कि अर्थ के एक पार्ट ने सूर्य का चक्कर लगा दिया दूसरे ने नहीं लगाया। तो इसमें हम अर्थ को एज एन एंटिटी देखकर पढ़ते हैं। ठीक है, एज एन एंटिटी मतलब पूरा एक तरह से कि पूरा मूवमेंट होता है, ये होता है मूवमेंट ऑफ अर्थ। और अर्थ मूवमेंट में कि अर्थ के जो पार्ट्स हैं उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लैंड स्लाइड हो गया या प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स, तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, अर्थ मूवमेंट में। क्लियर, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब यहाँ पूछा गया इफ देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट इन द कोस्टल रीजन इनसाइड देन द प्रोसेस इज। देखिए अब ध्यान से सुनना कि अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट अगर कॉन्टिनेंट का अपवर्ड मूवमेंट होता है, ध्यान रखना कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, अभी ओशियन पर नहीं आए हैं, कॉन्टिनेंट। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको और सहूलियत हो।
तो कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। अगर कॉन्टिनेंट में अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है, तो उसको अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं? अपलिफ्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा कॉन्टिनेंट में तो उसको क्या बोलते हैं? अपलिफ्टमेंट का अलग हो जाएगा सबसिडेंस, ठीक है। अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस, तो ये रिलेटेड थे किससे? कॉन्टिनेंट से। अब बात आती है ओशियन की। अगर ओशियन में अपवर्ड मूवमेंट होगा, थोड़ा भी अपवर्ड मूवमेंट होगा ओशियन में, ठीक है, ओशियन में अपवर्ड मूवमेंट हुआ थोड़ा भी, तो इसको क्या बोला जाता है? इमरजेंस बोला जाता है, ठीक है। उधर क्या बोला जा रहा था? अपलिफ्टमेंट, इधर क्या बोला जाएगा? इमरजेंस। और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ तो डाउनवर्ड को बोला जाता है सबमर्जेंस। क्या बोला जाता है डाउनवर्ड को? सबमर्जेंस। क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं आपको कि आगे कोई इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आए, क्योंकि सवाल जब आते हैं तो चकरा जाते हैं स्टूडेंट इन 4 टर्म्स में ही कि कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पूरा कंसंट्रेशन करके। अपलिफ्टमेंट हमने क्या बोला? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड अपलिफ्टमेंट, ठीक है। इमरजेंस हमने क्या बोला है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशियन। सबसिडेंस हमने क्या बोला है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है, आप भी लिख सकते हो इनको। एंड सबमर्जेंस में डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशियन। तो पूछा क्या है? कोस्टल रीजन इनसाइड सी डाउनवर्ड मूवमेंट पूछा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्डिंग? इनमें से कौन सा फोल्डिंग का टाइप नहीं है? सिमेट्रिकल, मोनोक्लाइनल, रिकम्बेंट या एपेरियोजेनेटिक? तो फोल्डिंग की बात करें, सिमेट्रिकल है, मोनोक्लाइनल है, रिकम्बेंट है, एपेरियोजेनेटिक नहीं है फोल्डिंग का, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एपेरियोजेनेटिक क्या होता है? ये टर्म है किससे रिलेटेड? कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है एपेरियोजेनेटिक। अभी एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ समझा देंगे। देखिए एक क्वेश्चन अभी आएगा ना, जब यहाँ दिखा देते हैं। ये एपेरियोजेनेटिक, ओरोजेनिक, वोल्केनिज्म, सिस्मोलॉजी, यहाँ पर आपको इस प्रोसेस में आपको समझा देंगे कि कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। वैसे आपको आइडिया होगा, एपेरियोजेनेटिक कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग को बोलते हैं और माउंटेन बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? ओरोजेनेटिक। ओरोजेनी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ओरोजेनी। क्लियर? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चूज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट एंडोजेनेटिक फोर्सेस। इनमें से एंडोजेनेटिक फोर्सेस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सत्य है? एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर ऑलवेज स्लो मूविंग, या फिर एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर ऑलवेज क्विक एंड सडन। एंडोजेनेटिक फोर्सेस कैन बी स्लो मूविंग और क्विक एंड सडन, या एंडोजेनेटिक फोर्सेस ऑपरेट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ना तो सिर्फ कि हमेशा स्लो मूविंग होती है, ना ही हमेशा क्विक और सडन होती, और ना ही ये ऑपरेट करती हैं सरफेस के ऊपर, ये इंटीरियर से जनरेट होती हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये स्लो मूविंग भी हैं और क्विक एंड सडन मूविंग भी हैं। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है।
दो पार्ट में। पहला कैटास्ट्रोफिक फोर्स बोला जाता है, कैटास्ट्रोफिक फोर्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, कैटास्ट्रोफिक फोर्स, या उसको बोलते हैं क्या, सडन फोर्स। ठीक है, सडन फोर्स जो एक साथ काम करती है। और दूसरे को क्या बोला जाता है, दूसरे को बोला जाता है डायस्ट्रोफिक फोर्स, डायस्ट्रोफिक या स्लो मूविंग। ठीक है, डायस्ट्रोफिक या स्लो मूविंग या सेकुलर फोर्स। ठीक है, नाम अलग अलग पूछ लिए जाते हैं, डायस्ट्रोफिक, स्लो मूविंग या सेकुलर। तो दो पार्ट में ये डिवाइड होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13, द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड। अर्थ के इंटीरियर में कौन सी फोर्स काम करती है, एंडोजेनेटिक, सरफेस पर एक्सोजेनेटिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट जो एंडोजेनेटिक फोर्स का रिजल्ट है वो स्थलाकृति बनाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रिजल्ट कौन सी फोर्स से मिलता है तो दोनों से, लेकिन कौन सी फोर्स सरफेस पर काम करती है, एक्सोजेनेटिक फोर्स काम करती है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द फिनोमिना ऑफ वियरिंग डाउन रिलीफ वेरिएशन ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन। इरोजन के थ्रू कोई भी रिलीफ फीचर है उसको वियर डाउन करता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या है, ग्रेडेशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्रेडेशन बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डिग्रेडेशनल प्रोसेस। ठीक है, डिग्रेडेशनल प्रोसेस इनमें से कौन सी है, इरोजन, डिपोजिशन, वोल्केनिज्म या सिस्मोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो डिग्रेडेशन बोला है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इरोजन। अगर पूछता ए ग्रेडेशन, ठीक है, ए ग्रेडेशन पूछता तो क्या हो जाता है, ए ग्रेडेशन में तो डिपोजिशन हो जाता। ठीक है, अगर पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ए ग्रेडेशन प्रोसेस तो डिपोजिशन हो जाता, और डिग्रेडेशनल पूछा है तो इरोजन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। अब देखिए हमने अभी ऊपर बताया था कि माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोसेस को क्या ओरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं, और कॉन्टिनेंट बिल्डिंग से इपीरियोजेनेटिक। ठीक है, इपीरियोजेनेटिक प्रोसेस जो होती है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग से रिलेटेड होती है। दोनों टर्म याद रखना है, इपीरियोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, तो इपीरियोजेनेटिक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू मोनोक्लाइनल फोल्ड। तो मोनोक्लाइनल फोल्ड से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट क्या बोली गई है, वन ऑफ द आर्म ऑफ द फोल्ड इज शॉर्टर एंड इट मेक अ राइट एंगल है। ध्यान से समझते जाना। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या बोली है, मोनोक्लाइनल, यहाँ पर करेक्ट बताना है मोनोक्लाइनल से। तो बोला है वन ऑफ द आर्म ऑफ द फोल्ड इज शॉर्टर एंड इट मेक अ राइट एंगल फ्रॉम द सरफेस एंड अनदर आर्म इज लॉन्गर एंड मेक जेंटली स्लोप ऑफ द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट बोथ ऑफ द आर्म्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों आर्म क्या हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। एंड द फोल्ड इज इंक्लाइंड ऑन द सरफेस, और फोल्ड जो है इंक्लाइंड है कहाँ, सरफेस पर, बट नॉट हॉरिजॉन्टली, लेकिन दोनों हॉरिजॉन्टल नहीं है। ठीक है, जो दोनों आर्म है फोल्ड की वो पैरेलल हैं लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं है पूरी तरह। नेक्स्ट में बोला है बोथ ऑफ द आर्म्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इट प्लेस्ड ऑन द सरफेस हॉरिजॉन्टली, इसमें हॉरिजॉन्टली बोला है। और नेक्स्ट, इफ वन आर्म ऑफ द फोल्ड इज प्लेस्ड ओवर अनदर फोल्ड इट इज कॉल्ड एज मोनोक्लाइनल फोल्ड।
तो कौन सा इनमें से सही है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 डिग्री की बात करें, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, डायग्राम बना देते हैं इस तरह से। ये मोनोक्लाइनल फोल्ड बनता है। एक जो इसकी आर्म होती है, एक क्या होती है, एक राइट एंगल बना रही है, ठीक है, राइट एंगल इस तरह से, और एक क्या है, जो अनदर आर्म है वो लॉन्गर है और जेंटल स्लोप बना रही है सरफेस पर। इसको क्या बोलते हैं? मोनोक्लाइनल बोलते हैं इस फोल्ड को। तो ध्यान रखना है, मोनोक्लाइनल फोल्ड है जिसमें दोनों आर्म पैरेलल हो, लेकिन हॉरिजॉन्टली क्या है, फोल्ड क्या है, इंक्लाइंड है, एक दूसरे से पैरेलल है एक दूसरे के, लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं है, उसको बोलते हैं आइसोक्लाइन। क्या बोलते हैं? आइसोक्लाइन। और जिसमें दोनों हॉरिजॉन्टली हैं उसको बोलते हैं रिकम्बेंट। क्या बोलते हैं? रिकम्बेंट। ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? रिकम्बेंट, जिसमें दोनों हॉरिजॉन्टली होंगे। एंड नेक्स्ट है, इफ वन आर्म ऑफ द फोल्ड इज प्लेस्ड ओवर अनदर फोल्ड, तो इसको मोनोक्लाइनल फोल्ड नहीं बोलते, इसको बोलते ओवरटर्न। क्या बोलते हैं? ओवरटर्न। तो ये चारों टर्म याद रखना है, ठीक है। नेपीज जब टूटकर दूसरी जगह चला जाता है एक फोल्ड का हिस्सा, तो उसको नेपीज बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू फोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोल्ड से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमको इनकरेक्ट बतानी है। पहला है इन नॉर्मल फोल्ड, जो सामान्य फोल्ड होता है, एक्सिस ऑफ फॉल्ट लाइन मेक्स मोर देन 45 डिग्री फ्रॉम द सरफेस। तो एंगल की बात की है। जो नॉर्मल फॉल्ट है इसमें देखिए इस तरह से होता है। अगर नॉर्मल फॉल्ट की बात करें, इसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? फॉल्ट लाइन। इसके इधर जो है ये मान लीजिए हैंगिंग वॉल है, ठीक है, हैंगिंग वॉल है, और इधर जो है ये फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल नहीं, फुटबॉल। ये फुटबॉल है और ये हैंगिंग वॉल है, दोनों याद रखना है, हैंगिंग वॉल, ठीक है। इस फॉल्ट लाइन को थोड़ा लंबा कर दिखाते हैं यहाँ से इस तरह से। अब देखिए, अब डायग्राम सही बना है। एक तरफ फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल नहीं, ठीक है, वॉल है। एक तरफ हैंगिंग वॉल है। अब ध्यान से देखना, इसमें एंगल बोला है कितना? 45 डिग्री का, ठीक है। ये कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य हो जाती है। 45, ये 45 से ज़्यादा का ही एंगल होता है इसमें। इन नॉर्मल फॉल्ट एक्सिस ऑफ फॉल्ट लाइन मेक्स मोर देन 45 डिग्री फ्रॉम द सरफेस। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, रिवर्स फॉल्ट ओकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कन्वर्जिंग फोर्स। जो रिवर्स फॉल्ट होता है इस कन्वर्जिंग फोर्स की वजह से, सही है। एंगल ऑफ फॉल्ट लाइन इज लेस देन 45 डिग्री। तो इसमें 45 डिग्री से कम एंगल होता है, किसमें? रिवर्स फॉल्ट में। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है? हैंगिंग वॉल ऊपर की तरफ आ जाती है और जो फुट वॉल है वो नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। इसमें हैंगिंग वॉल नीचे है और फुट वॉल ऊपर की साइड है, ठीक है। इस तरह से इस फॉल्ट में होता है। तो क्लियर हुआ? इसमें उल्टा हो जाएगा, हैंगिंग वॉल ऊपर चली जाएगी, फुटबॉल नीचे की तरफ। थर्ड है इन लैटरल फॉल्ट, जो पैरेलली फॉल्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे इनको क्या बोला जाता है? लैटरल फॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। एक इधर और एक इधर। मूवमेंट ऑफ ब्रोकन ब्लॉक इज पैरेलल टू ईच अदर ऑन द सरफेस विदाउट एनी वर्टिकल मूवमेंट, हेंस द फॉल्ट लाइन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड गोज डीप इनसाइड द अर्थ। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है नॉर्मल फॉल्ट इज फाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेंशनल फोर्स, ठीक है। जो नॉर्मल फॉल्ट होता है वो टेंशनल फोर्स की वजह से होता है और रिवर्स फॉल्ट होता है किसका? कन्वर्जिंग फोर्स की वजह से। विच
एंड नॉर्मल फॉल्ट में बोला है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेंशनल फोर्स विच आर कन्वर्जेंट इन नेचर, ये गलत है। किस नेचर की होगी? डाइवर्जेंट। अगर टेंशनल है तो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अगर फोल्डिंग फोर्स है तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। समझ, ये एक एक वर्ड पूरे आंसर को गलत कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग, इनमें से कौन सा केमिकल वेदरिंग का उदाहरण नहीं है? कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है, हाइड्रोलाइसिस है, बायोटिक फैक्टर से नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस क्लास में टोटल हमने 20 क्वेश्चन से देखे। आज हमारा सेट 7 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेट 8 के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।